वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज की वीडियो में हम एंटोनी और क्लियोपेट्रा को डिस्कस करेंगे। यह विलियम शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है और एंटोनी क्लियोपेट्रा के बारे में बता दूं कि यह जो प्ले है वह जूलियस सीजर का सेकंड पार्ट है, क्योंकि जब जूलियस सीजर का जो एंड होता है उस समय ब्रूटस एंड कैसियस और उसके जो अदर फॉलोअर्स थे उनकी डेथ हो जाती है और उस जो युद्ध में मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर जो जूलियस सीजर का भतीजा है और लेपिडस, ये तीनों ही जीत जाते हैं। स्टार्ट होती है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा पब्लिश्ड हुआ था 1623 फर्स्ट फोलियो में और इसकी जो सेटिंग है वह 3 जगह पर रखी गई है। क्वेश्चन कई बार टीजीटी एंड पीजीटी में आए हैं कि किस प्ले की जो सेटिंग है वह कहाँ रखी गई है। तो इस प्ले के अंदर जो सेटिंग दिखाई गई है रोम है, इजिप्ट है एंड अलेक्जेंड्रिया है और प्ले के अंदर 3964 लाइन्स हैं और यह अर्ली 16th सेंचुरी 31 बीसी में लिखा गया है। सबसे पहले करेक्टर्स जान लेते हैं, क्योंकि ये जूलियस सीजर का ही सेकंड पार्ट है तो इसलिए मोस्टली जो करेक्टर्स हैं उस प्ले के हैं। ठीक है, कुछ करेक्टर्स हैं जो इसमें नए हैं, जैसे क्लियोपेट्रा जो क्वीन है इजिप्ट की, ये इजिप्ट की महारानी है और उस समय की बहुत ही खूबसूरत महिला थी और जिसकी वजह से बहुत से राजा उनके पीछे थे। सेक्स जो है सन ऑफ लेट पॉम्पी के बच्चे हैं, सेक्स पॉम्पी जो इस प्ले के अंदर विलन का काम करते हैं। एनोबारस एंड वेंटिलियस ये एंटोनी के फ्रेंड हैं। ऑक्टेविया जो है वह एंटोनी की वाइफ है या सेकंड वाइफ है। ओके, इससे पहले जो वाइफ थी उसकी डेथ हो जाती है स्टार्टिंग में ही जब प्ले स्टार्ट होता है। उसके बाद एंटोनी सेकंड शादी कर लेता है जो ऑक्टेवियस की बहन है। ठीक है, फिफ्थ है चार्मेन एंड आइरस, ये जो क्लियोपेट्रा की मैड है इनका भी थोड़ा बहुत रोल है इस प्ले के अंदर। 6 है ऑक्टेवियस सीजर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले का, जो ऑक्टेविया का भाई है और यह जूलियस सीजर का भतीजा है। लेपिडस और 8 मार्क एंटोनी। यह कहानी एक ऐसे राजा की है जो एक खूबसूरत महिला के लिए अपने राज्य, अपनी प्रजा, अपनी पत्नी तक को छोड़ देता है। उस राजा का नाम है मार्क एंटोनी। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसका नाम था क्लियोपेट्रा जो इजिप्ट की बहुत ही खूबसूरत महिला थी। मार्क एंटोनी सब कुछ छोड़कर क्लियोपेट्रा के साथ अलेक्जेंड्रिया में रहता था। उधर मार्क एंटोनी के सहयोगी 2 राजा और थे जिसका नाम था ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस। तीनों ही पहले रूल करते थे, जूलियस सीजर की डेथ के बाद तीनों ही साथ रूल किया था। मार्क एंटोनी क्लियोपेट्रा की वजह सब कुछ छोड़कर आ गया, लेकिन वहाँ ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस रह गए थे। ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस ने कई सारे मैसेंजर मार्क एंटोनी को वापस बुलाने के लिए भेजे, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया कि मैं वापस नहीं आऊँगा क्लियोपेट्रा को छोड़कर। फिर काफ़ी समय बाद एक मैसेंजर आता है और मार्क एंटोनी से कहता है कि आपकी वाइफ फ्लविया, मार्क एंटोनी की पहली पत्नी का नाम था फ्लविया, उसकी डेथ हो गई है और ऑक्टेवियस सीजर आपके राज्य पर आक्रमण करना चाहता है। उसके बाद मार्क एंटोनी को फील होता है कि मुझे वापस जाना चाहिए, देखना चाहिए आखिर मेरे राज्य में क्या हो रहा है। मार्क एंटोनी वापस आ जाता है अपने राज्य में। उधर पॉम्पी जिसका नाम था सेक्स्टस पॉम्पी, यह पॉम्पी का बेटा है और जब उसको पता चला कि जो मार्क एंटोनी है उसने राज्य को छोड़ दिया है, क्लियोपेट्रा के साथ रहता है, तो उसने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं अब रोम पर आक्रमण कर दूं, क्योंकि ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस सब कमजोर हो जाएंगे बिना मार्क एंटोनी के। जब मार्क एंटोनी वापस आ जाता है तो ऑक्टेवियस उससे काफ़ी खरी खोटी कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने राज्य को छोड़कर चले गए, अपनी प्रजा को छोड़ दिया और तुम्हारी पत्नी की भी मौत हो गई, लेकिन तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच लेपिडस आता है और उन दोनों को समझाता है कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, यदि हम आपस में लड़ेंगे तो हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और पॉम्पी हम पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेगा। सीजर का एक भरोसेमंद आदमी एग्रिपा, वह कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सभी सहमत हों तो। सभी कहते हैं क्या? कहता है कि ऑक्टेवियस सीजर की एक बहन है ऑक्टेविया, यदि उसकी शादी हम मार्क एंटोनी से करा दें तो मार्क एंटोनी वापस नहीं जाएगा क्लियोपेट्रा के पास और इस प्रकार से आप सबके बीच में जो मन मुटाव हो गया है वह भी सब समाप्त हो जाएगा। सभी सहमत हो जाते हैं और ऑक्टेवियस अपनी बहन ऑक्टेविया की शादी मार्क एंटोनी से करा देता है। पॉम्पी रोम पर आक्रमण कर देता है, लेकिन युद्ध नहीं होता है क्योंकि ऑक्टेवियस सीजर, लेपिडस और एंटोनी
चारों ही सुलह कर लेते हैं कि अब हमें युद्ध नहीं करना है। लेकिन पॉम्पी कहता है कि तुम मुझे सिसिली और सरडानिया 2 राज्य दे दो तो मैं आक्रमण नहीं करूंगा। जो सेवक है मीन्स वह कहता है पॉम्पी से कि सर आपको अभी तीनों ने ड्रिंक बहुत अधिक कर ली और तीनों ही नशे में हैं। ऑक्टेवियस सीजर तो बहुत ही अधिक नशे में था कि आपको इन तीनों का अभी मर्डर कर देना चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा और आप आसानी से रोम के सम्राट बन जाएंगे। है नहीं कि मैं ऐसा दगा नहीं कर सकता हूँ, यदि हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया है तो मैं इसको नहीं तोड़ूंगा। उधर एनोबाबस जो कि मार्क एंटोनी का काफी वफादार था, उसे विश्वास नहीं है कि मार्क एंटोनी ऑक्टेविया के साथ रहेगा। उसे लगता है कि वह जल्द ही ऑक्टेविया को छोड़ देगा और क्लियोपेट्रा के पास चला जाएगा। मार्क एंटोनी ऑक्टेवियस सीजर से कहता है कि अब हमें वापस एथेंस जाना चाहिए। मार्क एंटोनी और ऑक्टेविया दोनों ही एथेंस वापस चले जाते हैं। अब हम इजिप्ट चलते हैं जहां क्लियोपेट्रा बैठी हुई है। तभी उसको सूचना मिलती है कि मार्क एंटोनी ने शादी कर ली है ऑक्टेविया से। तो वह बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती है, बहुत ही एंग्री हो जाती है। कहती है कि मार्क एंटोनी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया है। लेकिन कुछ समय बाद उसको पता चलता है कि जो ऑक्टेविया है वह ना तो बहुत ही सुंदर है उसकी तरह और ना ही गुड लुकिंग है। हो जाता है कि मार्क एंटोनी उसे छोड़कर उसके पास जरूर आएगा। ऑक्टेविया एथेंस चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच सीजर क्या करता है, जो एग्रीमेंट हुआ था उन चारों के बीच में उसको वह तोड़ देता है और पॉम्पी से युद्ध करता है, जिसमें वह लेपिडस की हेल्प लेता है। लेपिडस बहुत बहादुरी से उसकी हेल्प करता है, अपने साथी भी देता है। लेकिन बदले में सीजर उसके साथ भी गद्दारी करता है, उसको जेल में डलवा देता है और उस पर राजद्रोह का आरोप लगा देता है। उसको जो क्राउन मिले थे वह भी वापस ले लेता है। यह सूचना जब मार्क एंटोनी को पता चलता है तो वह ऑक्टेविया से कहता है कि तुम्हारे भाई ने अच्छा नहीं किया है और अब हमारे बीच में भी युद्ध हो सकता है। ऑक्टेविया कहती है कि आप नाराज ना हो, इससे हमारे संबंध खराब हो सकते हैं। मैं जाऊंगी अपने भाई को समझाऊंगी। ऑक्टेविया अपने भाई के पास आती है, कहते भाई कि आपने अच्छा नहीं किया, आपने लेपिडस को भी जेल में डलवा दिया, उसके सारे क्राउन छीन लिए हैं और मार्क एंटोनी आपसे बहुत नाराज है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरे और मार्क एंटोनी के बीच में संबंध खराब हो जाएंगे। ऑक्टेवियस कहता है कि बहन तुम बहुत भोली हो कि तुम्हें वो बेवकूफ बना रहा है। तुम इधर चली आई हो और वह तुम्हें छोड़कर वापस क्लियोपेट्रा के पास चला गया है और अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसने तुम्हें भी धोखा दिया है और अब मैं इसका बदला लूंगा। मार्क एंटोनी वापस क्लियोपेट्रा के पास आ जाता है और क्लियोपेट्रा से कहता है मैंने जो शादी की थी वह हमारा एक एग्रीमेंट था, हम राज्य को बचाने की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी वापस नहीं जाऊंगा। ऑक्टेवियस सीजर मार्क एंटोनी के पास सूचना भेजता है कि अब हम युद्ध करेंगे, तुम बताओ कैसे युद्ध करना चाहते हो। मार्क एंटोनी कहता है कि मैं समुद्र में युद्ध करूंगा। हालांकि उसके जो फ्रेंड थे एनोबाबस, वह कहता है कि नहीं, हमें पानी को नहीं चुनना चाहिए, समुद्र में हम युद्ध नहीं कर सकते। लेकिन मार्क एंटोनी नहीं मानता है और वह युद्ध करने निकल पड़ता है, जिसमें क्लियोपेट्रा भी कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। स्टार्टिंग में मार्क एंटोनी कहता है कि नहीं तुम मत जाओ, और काफ़ी अदर्स लोग भी थे जो कहते हैं कि महिलाओं को नहीं जाना चाहिए युद्ध में, लेकिन क्लियोपेट्रा नहीं मानती है। तो मार्क एंटोनी कहता है चलो जाने दो, आने दो इसको भी युद्ध में। उसके बाद क्लियोपेट्रा के भी सैनिक युद्ध के लिए आते हैं और मार्क एंटोनी के भी काफी घमासान युद्ध होता है, जब बीच युद्ध में ही छोड़कर भाग आती है। एंटोनी देखता है कि क्लियोपेट्रा को क्या हो गया है, ये ऐसे क्यों भाग रही है। वह युद्ध छोड़कर उसके पीछे चला आता है। उस मार्क एंटोनी क्लियोपेट्रा से कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया कि तुम युद्ध बीच में छोड़कर आ गई और तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सभी लोग क्या सोचेंगे, मेरे सैनिक मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन क्लियोपेट्रा कोई भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे लगता है कि मुझे मार्क एंटोनी को छोड़ देना चाहिए और सीजर से हाथ न लेना चाहिए। एनोबाबस को पता चलता है तो उसे बिलीव हो जाता है कि उसका जो फ्रेंड है मार्क एंटोनी पूरी तरह से उस महिला के प्यार में पागल हो चुका है और अब उसको समझाना बेवकूफ़ी है। इसलिए वह
मार्क एंटोनी को छोड़कर सीजर के पास आ जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उधर मार्क एंटोनी को जब पता चलता है कि एनोबाबस ने उसे छोड़ दिया तो उसे बहुत दुख होता है और वह खुद को ही कोसता है कि मेरी वजह से ही मैंने उसकी केयर नहीं की, अपने अच्छे दोस्त की, और इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया है। ये युद्ध होता है मार्क एंटोनी और सीजर के बीच में, जिसमें मार्क एंटोनी जीत जाता है और सीजर इसमें हार जाता है। अब वह मार्क एंटोनी क्लियोपेट्रा के पास जाता है अपने जीत का जश्न मनाने, और अगले दिन फिर से नेक्स्ट युद्ध होता है जो कहा जाए कि वह निर्णायक ही युद्ध होगा, जिसमें मार्क एंटोनी हार जाता है क्योंकि क्लियोपेट्रा के जो नेवी सैनिक थे उन्होंने फिर से मार्क एंटोनी को धोखा दे दिया है और वे युद्ध छोड़कर भाग गए, जिससे मार्क एंटोनी युद्ध में हार जाता है। बहुत अधिक नाराज है क्योंकि उसकी वजह से फिर वह युद्ध हार गया है और क्लियोपेट्रा को भी विश्वास हो गया है कि यदि अब वह मार्क एंटोनी के सामने जाएगी तो वह उस पर बहुत अधिक नाराज होगा और गुस्से में कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसने उसको 2 बार धोखा दिया है। क्लियोपेट्रा की जो सर्वेंट थी चारमैन, वो कहती है कि आप टॉम में छिप जाएं और अपनी अफवाह फैला दें कि आपने सुसाइड कर लिया है। यह सुनकर मार्क एंटोनी आपको जरूर माफ कर देगा। क्लियोपेट्रा कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। कुछ सैनिक आते हैं मार्क एंटोनी के पास और कहते हैं कि सर क्लियोपेट्रा ने सुसाइड कर लिया है। मार्क एंटोनी जब ये सुनता है तो बहुत अधिक अपसेट हो जाता है, निश्चय करता है कि अब वह भी मर जाएगा और स्वर्ग में ही उसके साथ बाकी का जीवन बिताएगा। इसलिए वह अपने एक सेवक इरोस से कहता है कि वह उसकी हत्या कर दे, लेकिन इरोस ऐसा नहीं करता है, इसलिए मार्क एंटोनी खुद को ही मारता है। मार्क एंटोनी जब पता चलता है ये सब अफवाह है तो वो कहता है मुझे क्लियोपेट्रा के पास ले चलो। एंटोनी को क्लियोपेट्रा के पास लाया जाता है और क्लियोपेट्रा कहती है कि ये आपने क्या कर लिया, मैं तो सिर्फ आपको मनाना चाहती थी, अपनी गलती को सुधारना चाहती थी। और एंटोनी मर जाता है। सीजर क्लियोपेट्रा के पास मैसेज भेजता है कि तुम मार्क एंटोनी की तरह बेवकूफ़ी मत करना, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम्हें केवल बंदी बनकर रहना होगा और रोम की जनता के सामने और रोड पर तुम्हें बंदी की तरह घूमना होगा, जिससे रोम की जनता को भी पता चले कि रोम कितना शक्तिशाली हो गया है। क्लियोपेट्रा कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी। वह अपने सैनिकों से कहती है कि मार्क एंटोनी को एक राजा की तरह दफनाया जाए, उसका सम्मान किया जाए। फिर वह अपने सैनिकों से कहती है कि अब उसे भी मर जाना चाहिए क्योंकि अब उसका जीना बेकार है, न तो मार्क एंटोनी ही रहा है और न अब उसका सम्मान होगा इस संसार में। इसलिए वह कहती है अपने सेवकाओं से कि उसे एक रानी की तरह तैयार करें और उसके लिए सांप लाए जाएं, और वह खुद को सांप से कटवा लेती है। तो क्लियोपेट्रा और एंटोनी दोनों ही मर जाते हैं कहानी के लास्ट में। तो यह जो कहानी थी एंटोनी और क्लियोपेट्रा बहुत ही फेमस ट्रेजेडी। बस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।